परेश मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, आप कौन? हेलो, मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। बताइए क्या बात थी? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आज आपकी एक्स वाइफ प्रतीक्षा जी का दोबारा रिश्ता होने वाला है। एक मिनट, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? और मैं आपको बता दूं कि मेरा और प्रतीक्षा का डिवोर्स हो चुका है। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये बात बताना जरूरी है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन? मैं वही लड़का हूँ जिसके साथ प्रतीक्षा का रिश्ता होने वाला है। तो फिर आपने मुझे क्यों फोन किया? मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि भले आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रतीक्षा जी आपको भूल नहीं पाई है। उसे कहो मुझे भूल जाए। कैसी बात कर रहे हैं परेश जी? इतना ईगो? ईगो की बात नहीं है पोपटलाल जी। अगर उसके मन में मेरे लिए प्यार था तो घर छोड़ के क्यों गई और मुझे डिवोर्स क्यों दिया? एक मिनट, माना कि वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन आप भी तो फिर उसे कभी मनाने नहीं गए, ना ही कभी आपने उसका फोन उठाया। आप सिर्फ इतना बताइए कि आज भी आप प्रतीक्षा से प्यार करते हैं? देखिए पोपटलाल जी, अब आपका रिश्ता प्रतीक्षा के साथ होने वाला है, तो ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शायद आज भी प्रतीक्षा को आपकी प्रतीक्षा है। पर अब क्या? अब तो मेरा डिवोर्स हो गया। परेश जी, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज शाम को 4:20 पर प्रतीक्षा के घर जाने वाला हूँ शगुन लेकर। अगर आज भी आप प्रतीक्षा से प्यार करते हैं तो शगुन की विधि शुरू होने से पहले आप उसके घर आ जाना। अरे लेकिन मैं तो इस वक्त बैंगलोर में हूँ। वो सब मैं नहीं जानता। आपके पास 4 घंटे हैं। शगुन की विधि शुरू होने से पहले अगर आप प्रतीक्षा के घर नहीं आए तो मैं प्रतीक्षा से रिश्ता पक्का कर लूँ। डिवोर्स के बाद मैं मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो गया था। जब पोपटलाल जी का कॉल आया तो उन्होंने जिस तरह बात करी, मुझे लगा वो हमारे बारे में कुछ अच्छा ही चाहते हैं। इसलिए मैं सब छोड़कर बैंगलोर से फ्लाइट करके यहाँ आ गया। पोपटलाल, जब तुमको ये प्रतीक्षा जी और ये परेश जी का पहले से पता था तो फिर हम सबको शगुन के साथ यहाँ क्यों लेकर आए? जेठालाल, क्योंकि प्रतीक्षा ने मुझे साफ साफ कुछ नहीं बताया था। मैंने परेश को कहा था कि उसके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, लेकिन सच तो यह था कि मेरे पास भी सिर्फ 4 घंटे थे। मुझे नहीं पता था कि यहां आकर क्या होने वाला है। शगुन मेरी तरफ से दिया जाएगा या परेश की तरफ से। मेरी तरफ से अगर शगुन दिया जाता तो यह शुभ कार्य आप सबके बिना संपन्न हो जाता, और ये मुझे बिल्कुल गंवारा नहीं था। इसलिए मैं आप सबको अपने साथ लेकर आया। पोपट भाई, अगर परेश भाई नहीं आते तो? अरे अब्दुल मियां, अगर ऐसा होता तो मैं प्रतीक्षा को ऐसे ही थोड़ी मझदार में छोड़ देता। उसे खुशी खुशी अपना लेता और अपना जीवन साथी बना लेता। पोपटलाल जी, मेरी बात सुनिए। मैं जितना इन दोनों को जानता हूं, इनका आपस में कोई मेल नहीं है। थोड़े दिन साथ में रहेंगे, फिर झगड़ा शुरू, फिर डिवोर्स। नहीं पापा, अब ऐसा नहीं होगा। मैं प्रतीक्षा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी परेश से कभी झगड़ा नहीं करूंगी पापा। इस लंबी जुदाई ने हमें एक दूसरे की अहमियत समझा दी। हम हमेशा साथ रहेंगे। अरे तो अभी पोपटलाल, लेकिन डिवोर्स हुआ ही क्यों था? हाँ, मैं शुरू से सारी कहानी बताता। दरअसल परेश और प्रतीक्षा की लव मैरिज हुई थी। प्रतीक्षा बेटा, जरा सोचो, तुम्हारा और परेश का कोई मेल नहीं है। क्यों पापा? परेश पढ़ा लिखा है, होशियार है, बहुत प्यार करता है मुझसे। हाँ ठीक है, लेकिन
लेकिन बेटा वो हमारी बरोबरी का नहीं है। तुम इस घर में हर सुख सुविधा के साथ पली बड़ी और वो परेश के पास खुद का घर तक नहीं है। तुम उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ परेश से। और प्रतीक्षा की जिद के सामने माता पिता हार गए और इन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद इनके हनीमून के लिए पवन सिंह जी ने यूरोप ट्रिप बुक की थी, लेकिन ये बात परेश को अच्छी नहीं लगी। उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो गए हनीमून के लिए। वापस आने के बाद थोड़े दिन तक सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे तकरारें शुरू हो गई। और एक दिन अरे प्रतीक्षा, कहाँ लेके जा रही हो? प्रतीक्षा, ये क्या है? नई कार पापा ने हमें गिफ्ट की है। प्रतीक्षा, हमें ऐसे महंगे गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब, ये कार वापस ले जाइए। एक मिनट। परेश, पापा ने हमें ये गिफ्ट में दी है। प्रतीक्षा, ये गिफ्ट नहीं है, ये हमें दया दिखाई जा रही है। कमाल है, पापा मुझे कुछ गिफ्ट में दे भी नहीं सकते क्या? गिफ्ट देना दया दिखाना होता है। ये दया नहीं तो और क्या है? तुम्हारे पापा को ना बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। परेश, तुम पापा को गलत समझ रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रतीक्षा, बस, हमें ये कार नहीं चाहिए। पापा ने इतने प्यार से हमें गिफ्ट दिया है तो वापस लौटाकर अपमान नहीं करते हैं ना। ये मान अपमान तो उनको कार भिजवाने से पहले सोचना चाहिए। प्रतीक्षा, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर अपने पापा से कुछ नहीं लोगे। इतनी सी बात पे इतना गुस्सा? हाँ, और डिवोर्स? नहीं, कभी डिवोर्स नहीं हुआ था। अरे पर प्रतीक्षा हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को प्यार से कुछ दे नहीं सकते क्या? हाँ परेश बेटा, कोई बाप अपनी बेटी को प्यार से कुछ देना चाहे तो उसमें गलत क्या है? चाचा जी, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी। मुझे इस बात को अपने आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए था। हाँ। बिल्कुल सही कहा तुम। और इसी तरह गलतियां गलत फहमियों में बदलती गई। हैप्पी एनिवर्सरी। So pretty. Thank you so much, परेश। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पापा ने हमारे लिए 7 स्टार होटल में पार्टी अरेंज की है। अरे पर प्रतीक्षा, मैंने तुम्हारे लिए एक अलग सरप्राइज प्लान किया है। हाँ, तो तुम फिर कभी सरप्राइज दे देना। आज पापा ने बुकिंग की है तो चलो चलते हैं। तुम्हारे पापा ने किया ना, तो तुम चली जाओ। परेश, कैसी बात कर रहे हो? मैरिज एनिवर्सरी हम दोनों की है। अगर हम दोनों की एनिवर्सरी है तो हम दोनों कुछ अलग से प्लान करेंगे ना। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे पूछे बगैर पापा से कुछ मत लेना। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। अब ये सब नाटक छोड़ो, जल्दी तैयार हो जाओ, सब वेट कर रहे होंगे। प्रतीक्षा, तुम्हें सब की पड़ी है, लेकिन मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। परेश, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मुझे नहीं मनानी कोई एनिवर्सरी। परेश। और फिर उस दिन दोनों कहीं नहीं गए। और हमने हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी नहीं मनाई। चाचा जी, आप ही बताइए, अपनी बेटी और दामाद की खुशी को अपनी खुशी मानना कोई गलत बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर प्रतीक्षा, पति के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाना पत्नी का फर्ज होता है। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। जब परेश को पापा से कुछ लेना पसंद नहीं था तो मुझे पापा को बता देना चाहिए था। तब इन दोनों को अपनी गलतियां समझ में नहीं आई। बस दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए थे। क्या हुआ परेश? मुझे अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? तुम कहाँ गई थी? मम्मी पापा के पास। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। प्रतीक्षा, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैं घर पर नहीं था और तुम माँ को अकेला छोड़ के चली गई। तुम्हें पता है, माँ गिर गई थी।
पर मैं तो माँ को पूछ कर गई थी। मुझे कुछ नहीं पता। मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें घर पर होना चाहिए था। परेश कैसी बात कर रहे हो? आज मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी। मैं जब गई थी तब माँ बिल्कुल ठीक थी। अरे पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें घर पे रहना है। ओके सॉरी। अब सॉरी का क्या मतलब? प्रतीक्षा तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं थी, बट सिचुएशन की थी। नहीं सॉरी बबीता जी, इसमें शिशु से परिस्थिति का कोई वाकई नहीं है। इसमें वो समझण का अभाव है। क्या है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां तो जीवन में आती ही रहती है और आती ही रहेंगी, लेकिन अगर सही समझण हो तो उस कठिन परिस्थिति में से बाहर निकलने का रास्ता हमें मिल जाता है। कुछ गलत कर रहा हूँ बाबूजी? नहीं नहीं, अरे इसीलिए तो हमारे गोकुलधाम वासियों का जीवन मंत्र है ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। नजरिए की है बात। अब ये बात ये दोनों समझ नहीं पाए और इसी वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। आज भी खिचड़ी? वो आज भी सब्जी जल गई। प्रतीक्षा तुम कब खाना बनाना सीखोगी? डोंट वरी, कल से तुम जो डिश मांगोगे वो मिलेगी। पापा महाराज भेज रहे हैं। पापा को मना कर दो, मैं रोज खिचड़ी खा लूंगा। कभी खाने को लेकर झगड़ा, कभी खर्चे को लेकर झगड़ा। प्रतीक्षा, क्या हुआ परेश? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि खर्चे थोड़े कम करो कम करो। इतना महंगा ओवन लेने की क्या जरूरत थी? ये अच्छी क्वालिटी का है परेश। मार्केट में ना इससे अच्छे और सस्ते अवन भी मिलते हैं, लेकिन तुम तो करोड़पति बाप की बेटी हो ना। बस परेश, बात बात पे ताने मत दो। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों में मनमुटाव होता रहा। और पवन सिंह जी, अनजाने में आप भी आग में घी डालते रहे। परेश को जो पसंद नहीं था वही आपने किया। दामाद जी, देखिए मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं है, पर एक रिक्वेस्ट है हमारी। हाँ कहिए ना। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि प्रतीक्षा हमारी इकलौती बेटी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सारा बिजनेस संभाल लें ताकि हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाए। आपकी चिंता जायज है, लेकिन मेरे भी खुद के कुछ सपने हैं और उन्हें मैं अपने बलबूते पर हासिल करना चाहता हूँ। अरे परेश बेटा, अपने बलबूते पर कितना कमाओगे? पर आखिरकार ये सब तुम्हें ही तो संभालना है। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए और वक्त ही बताएगा कि मैं अपने बलबूते पर क्या हासिल कर सकता हूं। नमस्ते। अरे और ऐसे ही दिन ब दिन झगड़े बढ़ते गए और फाइनली दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। लेकिन जब पति पत्नी और परिवार वालों के बीच बातचीत बंद हो, संवाद ना हो, तो ये कमियां दूरियों को और बढ़ा देती है। और फिर रही सही कसर भी परेश ने पूरी कर दी। कैसे? बताता। चलो परेश, हॉस्पिटल चलते हैं, मेरी मम्मी से मिलके आते हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम हो आओ, मैं फोन पे बात कर लूंगा। परेश, तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए, मेरा रहना जरूरी है। और मेरी माँ वहाँ 3 दिन से हॉस्पिटल में है, तुम एक बार भी उनसे मिलने नहीं जा सकते। कल भी तुमने कहा था कि ऑफिस से आते आते तुम मिल आओगे, पर तुम नहीं गए। प्रतीक्षा, मेरी वहाँ क्या जरूरत है? तुम तो रोज जाती हो ना, और इतने सारे नौकर चाकर भी तो हैं। परेश, मेरी माँ तुम्हारी सासू माँ भी है। प्रतीक्षा, तुम मेरी माँ को अकेला छोड़ के गई थी, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तब मैंने सॉरी बोल दिया था, तो आज मैं सॉरी बोल देता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। परेश, बहुत हो गया। तुम्हारे मन में मेरे पेरेंट्स के लिए कोई फीलिंग, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। रिस्पेक्ट? तुम्हारे मम्मी पापा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं जो मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट हो? परेश, तुम्हें उनकी हर बात गलत लगती है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाएगा।
मुश्किल है तो मत रहो ना साथ। तो तुम चाहते हो कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? तो और क्या बोलूं, तुम्हें साथ रहना मुश्किल लग रहा है ना। ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? तुम्हें तो घर छोड़ने का बहाना मिल गया ना बस। बस बहुत हुआ, ताने ताने ताने। मैं इस घर में 2 मिनट भी नहीं रह सकती। तो जाओ ना, मैं सामान पैक कराने में मदद करूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। तो जाओ ना, और अपने सारे गहने भी लेके जाना, ठीक है? यही बोलने आया था। हाँ हाँ, मैं सब ले जाऊंगी। बस ऐसे प्रतीक्षा ने घर छोड़ दिया। प्रतीक्षा को लगा कि परेश उसे लेने आएगा। परेश ये सोच रहा था कि प्रतीक्षा खुद घर छोड़कर गई है, तो जब उसका मन करेगा तब वो लौट कर आ जाएगी। कई दिनों तक परेश उसे लेने नहीं गया। फिर एक दिन गुस्से में प्रतीक्षा ने डिवोर्स की बात की और परेश ने उसे डिवोर्स दे भी दिया। अरे झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? और नोक झोंक तो शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, घर में 2 वासण हो तो खखड़े खरा। हाँ, वासन खकड़े मतलब घर में अगर 2 बर्तन ऐसे बाजू बाजू में पड़े हो, आपस में टकराए तो आवाज तो आता ही है ना। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक बर्तन को घर में रख लो और दूसरे बर्तन को घर से बाहर निकाल लो। हाँ, छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स है भिड़ा। हाँ नहीं बरोबर नहीं है। हाँ तो, और पवन सिंह जी, आप सबने इनका डिवोर्स रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? देखिए चाचा जी, डिवोर्स का फैसला इन दोनों का ही था। हमने तो समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानते हो ना आजकल के बच्चे, शादी के लिए जितने उतावले थे, डिवोर्स के लिए भी उतने उतावले हो गए। अभी पोपटलाल, गलत विचार ना। इन दोनों के छोटे छोटे झगड़ों की चिंगारी ने कब आग पकड़ी, पता ही नहीं चला। आपकी बात बराबर है, लेकिन मैं बात कहूं, आप अपनी बेटी की खुशी के लिए जो कुछ भी कर रहे थे, वो जाने अनजाने में उसके घर में आपकी दखल अंदाजी हो रही थी। देखिए, माँ बाप को ये लगना स्वाभाविक है कि उनकी बेटी को जो सुख सुविधा यहाँ मिली है वो उसके ससुराल में भी मिले। हाँ, लेकिन उसके लिए उसके पति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ये ठीक नहीं। हाँ, पर परेश जी, आपको भी थोड़ा समझना चाहिए था। प्रतीक्षा जी एक अलग माहौल से सिर्फ आपके भरोसे आई थी। उसे एडजस्ट करने का थोड़ा वक्त तो आपको देना चाहिए था। और प्रतीक्षा जी, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि परेश जी का सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी हर्ट ना हो। प्रतीक्षा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया था, और ये मेरा मेल ईगो था जो बीच में आ रहा था। मेलेगो म्हणजे काय? मेलेगो नहीं, मेल ईगो म्हणजे पुरुषी अहम। मेल मतलब पुरुष, ईगो मतलब अहम। अच्छा, इसी मेल ईगो की वजह से मैं तुमसे लाख चाहने के बाद भी बात नहीं कर पा रहा। गलती मेरी भी थी, मैंने गुस्से में आके तुम्हें डिवोर्स की बात कर दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मित्रों, फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति जंगल में खजाना खोजने के लिए जाए और शेर उसके पीछे पड़ जाए, वो क्या करेगा? भरसक प्रयास करेगा शेर से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, और जब बच जाएगा तो उसे इस बात का गम नहीं होगा कि खजाना नहीं मिला, इस बात की खुशी होगी कि शेर से बच गया।
तो यही हुआ है हमारे पत्रकार पोपटलाल के साथ। क्या करें, पोपटलाल के साथ ऐसा होता है। लेकिन आप जानते हैं पोपटलाल हमारे ऐसे हैं जो कष्टों की आंच में अपनी जिंदगी की खुशियां किसी तरह पका ही लेते और उनके चेहरे पे मुस्कान आ ही जाती है। आप भी जीवन में कष्टों की चिंता मत कीजिए, बस मुस्कुराते रहिए और आपकी मुस्कुराहट के वाहक हैं हम आपको सदैव मुस्कुराहट बांटेंगे। बस सदैव हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कल नई हंसी नई मुस्कुराहट के साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.